खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले बुद्धिजीवी 2002 के गुजरात दंगों की जब बात करते हैं तो उस गोधरा कांड को भूल जाते हैं जिसमें 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। जब वो 2020 के दिल्ली दंगों की बात करते हैं तो शाहीन बाग के उस आंदोलन की बात नहीं करते जिसने शहर का माहौल खराब कर दिया था। जब ये लोग 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की बात करते हैं तो उन दो जाट भाइयों की बात नहीं करते जिनकी सबसे पहले हत्या की गई थी। कुछ यही कहानी आज़ादी के ठीक बाद 1947 में हुए दिल्ली दंगों की भी है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से दिल्ली के कुछ जिन्ना परस्त मुसलमानों ने आज़ादी के 15 दिन बाद ही इस देश की सरकार को उखाड़कर लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा फहराने की साजिश बुनी थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 1947 में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू कैसे हुए थे जिसका अंत गांधी की हत्या के साथ हुआ। जी हां, इन दंगों का गांधी की हत्या से गहरा कनेक्शन था। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं दिल्ली के उन दंगों की असली कहानी जिसे हमेशा आपसे छुपाकर रखा गया है। दरअसल आज़ादी के पहले दिल्ली के कुछ देशभक्त मुसलमानों को छोड़कर ज्यादातर मुसलमानों ने तन मन और धन से पाकिस्तान और जिन्ना का समर्थन किया था। यहां तक कि आज़ादी के ठीक 3 महीने पहले यानी मई 1947 में दिल्ली के मुसलमानों ने बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली को पाकिस्तान में मिला देना चाहिए। उस समय के जाने माने मशहूर अखबार द लीडर में 17 मई 1947 को छपी एक खबर का मजमून कुछ इस तरह का था। दिल्ली के मुसलमानों ने एक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है कि दिल्ली का विलय पाकिस्तान में होना चाहिए। इनका यह कहना है कि दिल्ली में मुसलमान एक अलग हैसियत रखते हैं, यहां उनका राजनीतिक रसूख और उनकी बहुत सारी संपत्ति है। दिल्ली के मुसलमानों का दावा है कि दिल्ली की कुल आबादी 10 लाख है जिसमें से 4.5 लाख मुसलमान हैं। अगर इनके साथ दिल्ली में रहने वाले 1 लाख दलित और 50,000 अन्य अल्पसंख्यक जोड़ लिए जाएं तो बाकी बचे 4 लाख हिंदुओं के मुकाबले मुसलमान बहुमत में हैं। मुसलमानों ने अपने प्रस्ताव में यह भी तर्क दिया है कि दिल्ली 700 साल तक मुस्लिम सत्ता का केंद्र रही है। यहां मुसलमानों की शान से जुड़ी 22 ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें गैर मुस्लिमों यानी हिंदुओं के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है। देखा जाए तो दिल्ली का सांप्रदायिक माहौल तभी से तनावपूर्ण हो गया था जब से उसकी फिजाओं में पहली बार पाकिस्तान का नारा गूंजा था। 1940 में जब मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया तो उसके मास्टर प्लान में दिल्ली भी शामिल था। ये बात खुद गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी किताब मुस्लिम मन का आईना में लिखी है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 175 के मुताबिक पाकिस्तान के प्रस्ताव में नए देश की सीमाओं का और उसमें शामिल होने वाले प्रांतों का साफ साफ उल्लेख नहीं था। जब यह सवाल लियाकत अली खान से के सामने उठाया गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम पंजाब कहते हैं तो हमारे देश की सीमा गुड़गांव में ही खत्म हो जाएगी, जबकि हम अपने प्रस्तावित देश यानी पाकिस्तान में दिल्ली और अलीगढ़ को भी शामिल करना चाहते हैं जो हमारी संस्कृति का केंद्र रहे हैं। यानी यह साफ हो जाता है कि जिन्ना और लियाकत अली खान ने जब पाकिस्तान का ख्वाब बुना था तो उसके अंदर दिल्ली और अलीगढ़ जैसे शहर भी शामिल थे। जिन्ना ने जो ख्वाब दिखाया था उसे उस दौर के ज्यादातर मुसलमानों ने सच मान लिया था। दिल्ली के मुसलमानों को भी इस बात की उम्मीद थी कि दिल्ली भी पाकिस्तान का हिस्सा होगी। इतनी बड़ी बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इस बात की पुष्टि ब्रिटेन की जानी मानी लेखिका और इतिहासकार यास्मीन खान भी करती हैं। यास्मीन खान ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द ग्रेट पार्टीशन द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका हिंदी अनुवाद इस वक्त मेरे हाथ में है और इस हिंदी अनुवाद का नाम है विभाजन भारत पाकिस्तान का उदय। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यास्मीन खान का आरएसएस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हैं और उनकी इस किताब को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी ने ग्लैडस्टोन अवार्ड से सम्मानित किया है। यास्मीन खान अपनी इस बेस्ट सेलर किताब के पेज नंबर 103 पर लिखती हैं
कि 1945-46 के चुनावों में भारत में रहने वाले मुसलमानों ने इसलिए जिन्ना की मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था कि उन्हें लगता था कि जो उनके सपने का पाकिस्तान बनेगा उसका नक्शा मुगल काल के भारत की तरह होगा, यानी जिसमें दिल्ली, आगरा, लखनऊ सब शामिल होगा। इस नए नक्शे में उत्तरी भारत का पूरा हिस्सा पाकिस्तान बन जाएगा और नीचे का हिस्सा हिंदुस्तान का होगा। अगस्त 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तो यह साफ था कि दिल्ली ही भारत की राजधानी होगी। इससे दिल्ली के उन मुसलमानों को गहरा धक्का लगा जिनके दिलो दिमाग में नए पाकिस्तान के रूप में मुगलिया सल्तनत का नक्शा छपा हुआ था, जिसकी राजधानी कभी दिल्ली हुआ करती थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो दिल्ली में जबरदस्त जश्न मनाया गया। अगले 6 दिन तक दिल्ली की रौनक देखने लायक थी, लेकिन खुशी और जश्न का यह बुलबुला जल्द ही फूटने वाला था। 21 अगस्त 1947 को दिल्ली के अमन और भाईचारे पर एक धमाके के साथ ग्रहण लग गया। उस दिन शाहदरा इलाके के एक मकान में जबरदस्त धमाका हुआ। पंजाब हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जीडी खोसला की किताब ईस्टर्न रेकनिंग के मुताबिक जिस मकान में धमाका हुआ था उसमें कुछ मुस्लिम छात्र रहते थे। पुलिस ने जब जांच की तो यह सामने आया कि ये छात्र बम बना रहे थे और इसी दौरान यह बम फट गया। इस घटना के बाद दिल्ली का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया और हिंसा की छिटपुट घटनाएं होने लगी। लेकिन 3 और 4 सितंबर 1947 की दरमियानी रात वो हुआ जिसके बाद दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों का लावा बेकाबू हो गया। उस रात करोल बाग इलाके में एक हिंदू के घर पर बम फेंका गया, जिसके बाद इस पूरे इलाके में हिंसा फैल गई। तब क्या हुआ था इसका पूरा वर्णन पंजाब हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जीडी खोसला ने अपनी किताब ईस्टर्न रेकनिंग में किया है। ये वही जस्टिस खोसला हैं जिन्होंने पंजाब हाईकोर्ट में नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई थी। जस्टिस खोसला ने 1947 के दिल्ली दंगों के बारे में अपनी किताब ईस्टर्न रेकनिंग के पेज नंबर 283 पर लिखा है, करोल बाग में मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ सड़कों पर उत्पात मचा रही थी। यहां रहने वाले डॉक्टर एनसी जोशी को बिना किसी वजह के गोली मार दी गई। उन्हें डॉक्टर अब्दुल गनी कुरैशी ने गोली मारी थी, जो दंगाइयों की भीड़ में शामिल थे। इस घटना की दिल्ली के दूसरे इलाकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। जल्दी ही सब्जी मंडी, तुर्कमान गेट, पहाड़गंज, फाटक हबश खान और दूसरे इलाकों में दंगा फैल गया। आइए अब जानते हैं कि करोल बाग में डॉक्टर जोशी को गोली मारकर पूरे दिल्ली में दंगा भड़काने वाला ये डॉक्टर अब्दुल गनी कुरैशी कौन था। डॉक्टर कुरैशी वैसे तो पेशे से एक डॉक्टर था, लेकिन इसके अलावा ये दिल्ली मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा नेता भी था। दिल्ली के मुसलमानों पर इसका जबरदस्त प्रभाव था और इसके तार सीधे मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों के मुताबिक डॉक्टर कुरैशी ने ही सबसे पहले दिल्ली के करोल बाग के मशहूर टेलर हुसैन ब्रदर्स से पाकिस्तान का झंडा सिलवाया था और आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही यह तस्वीर उसी समय की है। खैर, 18 सितंबर 1947 को डॉक्टर अब्दुल गनी कुरैशी को डॉक्टर जोशी की हत्या और दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में जब कुछ हिंदू कैदियों ने हत्यारे डॉक्टर कुरैशी की जब पिटाई कर दी तो सबसे ज्यादा तकलीफ देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हुई। दरअसल डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब नेहरू से यह शिकायत की थी कि डॉक्टर कुरैशी को जेल में मारा गया है तो नेहरू को इससे बहुत तकलीफ पहुंची। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर कुरैशी जैसे कातिल की इतनी चिंता करने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन बाद में जाकर इस देश के राष्ट्रपति बने। खैर, नेहरू ने डॉक्टर कुरैशी के साथ हुई इस मारपीट की घटना पर अफसोस जताते हुए सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। 9 अक्टूबर 1947 को लिखा गया यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सेकेंड सीरीज के वॉल्यूम 4 के पेज नंबर 134 पर। नेहरू ने पटेल को लिखा था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मुझे यह बताया है कि जेल में मुस्लिम कैदियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इनके साथ आए दिन मारपीट की जाती है। माना कि इनमें से ज्यादातर कैदी बुरे हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जोशी की हत्या के आरोपी डॉक्टर कुरैशी भी इन्हीं में से एक हैं। जानकारी के मुताबिक उन्हें जेल में बुरी तरह पीटा गया है और उनका पूरा शरीर सूज गया है। आखिरकार दंगा भड़काने और हत्या के आरोप में
डॉक्टर अब्दुल गनी कुरैशी को 6 जनवरी 1948 को दिल्ली की अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर कुरैशी को बाद में फांसी दे दी गई होगी तो आप गलत हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कैदियों की अदला बदली के तहत नेहरू सरकार की मेहरबानी से डॉक्टर कुरैशी पूरे सम्मान के साथ रिहा कर दिए गए। जिसे भारत की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जो दिल्ली के दंगों का आरोपी था, उस डॉक्टर कुरैशी का पाकिस्तान पहुंचने पर किसी हीरो की तरह स्वागत किया गया। खैर, वापस आते हैं दिल्ली दंगों पर। डॉक्टर कुरैशी, उनके सैकड़ों मुस्लिम लीग के साथियों ने जो दंगा दिल्ली में भड़काया था, वो अब बेकाबू हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का खून बहा रहे थे। इसी खूनी दंगे को रोकने में दिल्ली की पुलिस पूरी तरह से नाकाम हो रही थी और इसकी वजह थी दिल्ली पुलिस के मुस्लिम सिपाही। उस दौर में दिल्ली की पुलिस में करीब 60% सिपाही और अधिकारी मुसलमान थे, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम लीग, जिन्ना और पाकिस्तान के समर्थक माने जाते थे। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, करीब करीब यही बात आजादी के नायक और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने भी कही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आचार्य कृपलानी की धर्मनिरपेक्षता पर कोई शक नहीं कर सकता। इसके बाद भी उन्होंने अपनी मशहूर किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट के पेज नंबर 293 पर जो लिखा है, उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। आचार्य कृपलानी लिखते हैं कि पुलिस में मुसलमानों की भरमार थी, इसलिए सरकार को दंगों को दबाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इनमें से कई वर्दी और हथियार लेकर फरार हो गए, बाकी की वफादारी संदिग्ध थी, इसलिए सरकार को अन्य राज्यों से पुलिस और सेना बुलानी पड़ी। तो आचार्य कृपलानी के मुताबिक दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के मुस्लिम सिपाही बहुत बड़ी समस्या बन चुके थे। अगर फिर भी आपको आचार्य कृपलानी की बात पर भरोसा नहीं है, तो फिर आपको गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर की इस किताब को पढ़ना चाहिए, जिसका नाम है महात्मा गांधी पूर्ण आहुति, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के 4थे खंड के पेज नंबर 14 पर प्यारेलाल लिखते हैं कि दिल्ली में ज्यादातर पुलिस वाले मुसलमान थे और बहुत से मुस्लिम सिपाही अपनी वर्दी और हथियार लेकर गायब हो गए थे। उनकी वफादारी में भी संदेह था। प्यारेलाल नैयर और आचार्य कृपलानी के दावे अगर आपको झूठे लगते हैं, तो फिर आपको पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस पत्र को पढ़ना चाहिए जो उन्होंने 5 सितंबर 1947 को गृह मंत्री सरदार पटेल के नाम पर लिखा था। यह पत्र छपा है इस किताब में, जिसका नाम है सरदार पटेल, मुसलमान और शरणार्थी, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 75 के मुताबिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल को लिखा था कि दिल्ली के अनेक थानों के प्रभारी और पुलिस अधिकारी मुस्लिम हैं। इन अफसरों की संख्या 70 से 80 बताई जाती है। स्वाभाविक तौर पर हिंदुओं को यह आशंका है कि संकट आने पर पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा नहीं दे पाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस पत्र के जवाब में उसी दिन सरदार पटेल ने उन्हें जवाबी पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिल्ली पुलिस में पर्याप्त संख्या में मुसलमान हैं, लेकिन उन्हें हटाना कठिन है। हमने पाकिस्तान को सुझाव दिया था कि वो स्टाफ की अदला बदली कर ले, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता है, इसलिए ये मामला अटक गया है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के मुस्लिम सिपाहियों की देशभक्ति पर कितना ज्यादा शक रहा होगा कि देश के 2 महान नेताओं को उन पर नजर रखनी पड़ रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने इस पत्र में इस बात पर भी चिंता जाहिर करते हैं कि दिल्ली में हथियारों की लगभग सभी दुकानों के मालिक मुसलमान हैं और ये लोग हिंदुओं को हथियार नहीं बेचते हैं। ऐसे में हिंदुओं की मांग है कि उन्हें भी आत्मरक्षा के लिए हथियार दिए जाएं। करीब करीब यही बात जस्टिस जीडी खोसला ने भी अपनी किताब स्टर्न रेकनिंग में लिखी है। इस किताब के पेज नंबर 283 के मुताबिक इन दंगों के दौरान मुसलमान भारी हथियारों से लैस थे। उन्होंने ऑटोमेटिक हथियारों, राइफलों और बमों का इस्तेमाल किया। ऐसी खबरें थी कि हथियार बेचने वाले मुस्लिम दुकानदार सिर्फ मुसलमानों को ही हथियार बेचते हैं और यह बिक्री बड़े पैमाने पर की गई थी। हाजी अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति ने सब्जी मंडी इलाके में दंगों में बड़ी भूमिका निभाई। वो बाहर से दिल्ली में बड़ी मात्रा में हथियार लेकर आया था। जस्टिस जीडी खोसला आगे लिखते हैं कि मुसलमानों ने सिर्फ हथियारों की दुकानों पर कब्जा कर रखा था, ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने दिल्ली में हथियार बनाने के छोटे छोटे कारखाने भी बना लिए थे। वो लिखते हैं कि मुस्लिम लोहारों
और मैकेनिकों ने अपनी दुकानों को हथियारों के छोटे कारखानों में बदल दिया था, जहां भाले, मोर्टार, देसी कट्टे बनाए जाते थे। दंगों के बाद यह भी पता चला कि कई मुस्लिम इलाकों में वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीविंग सेट मौजूद थे, जिनका इस्तेमाल संदेशों के आदान प्रदान के लिए किया जाता था। पुलिस ने 13 वायरलेस ट्रांसमीटर बरामद किए थे। डॉन अखबार के दफ्तर से एक जला हुआ सिग्नल कोर रेडियो ट्रांसमीटर भी मिला था। वहीं सब्जी मंडी इलाके में एक सुरंग मिली थी, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद जमा करके रखा गया था। सोचिए कितनी बड़ी साजिश रही होगी कि उस जमाने में वायरलेस ट्रांसमीटर और सिग्नल कोड रेडियो ट्रांसमीटर जैसे यंत्र दंगाइयों के पास रहे होंगे। गांधी की हत्या की एक बहुत बड़ी वजह आजादी के बाद दिल्ली में हुए दंगे भी थे, और इसलिए इन दंगों का असली सच आज की पीढ़ी के सामने आना चाहिए। खरी बात के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दिल्ली के एक मुस्लिम इलाके में देश के गृह मंत्री सरदार पटेल पर गोलियों से जानलेवा हमला किया गया था। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।